नमस्कार, आप सुन रहे हैं ये पुस्तक बक ब्लू पर। अध्याय 12 आसार। अनुभा ने तंद्रावस्था में देखा कि माँ ने अपनी नाक में लगी हुई नली को खींचकर बाहर निकाल दिया है। ये देखते ही अनुभा की तंद्रा टूट गई। उसे तो ये भी अच्छी तरह याद नहीं था कि वो कब से माँ के बोझ पर अपना सिर रखकर सो रही थी। रात के लगभग 3 बजे थे कि भैया ने अनुभा की पीठ पर थपथपी देते हुए उठाया और कहने लगे, अब मुझे नींद आ रही है, तुम जरा उठकर माँ को देखती रहो। ठीक है भैया, आपने मुझे पहले से ही क्यों नहीं लगा दिया। ये कहते हुए अनुभा माँ के सिरहाने की तरफ रखी हुई प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठ गई। भाई ने आगे कहना जारी रखा, चाय पियोगी? प्लास्टिक में रखी हुई है, चाय पीने से तुम्हारी नींद खुल जाएगी। नहीं, रहने दीजिए, मेरे पर्स में बबल गम है, मैं उसे चबाती रहूंगी। आप निश्चिंत होकर सो जाइए, कहीं नींद ना आ जाए। इस डर से अनुभा ने पर्स में से बबल गम निकाला तथा धीरे धीरे उसे चबाने लगी। माँ बार बार नाक में लगी हुई नली को बाहर खींचने का प्रयास कर रही थी, इसलिए उन्हें रात भर जागकर माँ की निगरानी करनी पड़ रही थी। लगातार विगत 4 रातों से भैया जाग रहे थे, इसलिए अनुभा ने कहा, हम एक काम करते हैं, मिलकर बारी बारी से जागते हैं ताकि किसी को भी रात भर जागने का विशेष कष्ट ना हो। वे लोग भोजन करने के उपरांत 10 बजे के आसपास अस्पताल आ गए थे। पास की किसी दुकान से भैया ने अनुभा के लिए बबलगम और पास गुटखा रात्रि जागरण में मददगार चीज के नाम पर खरीद लिया था और वो कहने लगा, अच्छा अब तुम सो जाओ, मैं तुम्हें रात को 2 बजे नींद से जगा दूंगा। परंतु भैया ने 2 बजे के स्थान पर उसको 3 बजे जगाया था। हमेशा से ही भैया उदार प्रवृत्ति के इंसान थे। उन्होंने जरूर ये सोचा होगा कि बेचारी अनुभा 1 घंटा और अधिक सो जाए। उस प्रकार अनुभा को रात्रिकालीन 3 बजे से सुबह 5 बजे तक यानी केवल 2 घंटे का ही दायित्व निर्वहन करना था। परंतु ये 2 घंटे भी वो ठीक जाग नहीं सकी। वो खुद को भीतर ही भीतर बहुत दोषी अनुभव कर रही थी। वो सोच रही थी कि क्या इस समय भैया को नींद से जगाकर ये कहना उचित होगा कि माँ ने अपनी नाक में लगी हुई नली को खींचकर बाहर निकाल दिया है। भैया क्या कहेंगे, तुम ठीक से 2 घंटे के लिए भी माँ को संभाल नहीं पाई। सुबह जब दूसरे लोगों को इस बारे में पता चलेगा तो वे लोग क्या सोचेंगे। किसी के मुंह पर पट्टी तो नहीं बांधी जा सकती। वे कहेंगे, आप लोगों के सोने की वजह से माँ ने उस घटना को अंजाम दिया। आप लोग वास्तव में बहुत लापरवाह हैं। अनुभा ने मन ही मन सोचा, चाहे कोई कुछ कहे, मगर उसे वर्तमान हालत में क्या करना चाहिए इस बात के लिए चिंतित थी। क्या नर्स को ड्यूटी रूम से बुलाया जाए? क्या अभी नर्स को बुलाने से वो आएंगी? इस नली के माध्यम से सुबह 6 बजे माँ को दूध पिलाया जाता है। उन्होंने अपनी माँ की शांति के लिए अस्पताल के केबिन में भर्ती कराया था, अन्यथा वार्ड राउंड में आने वाले डॉक्टर को इस बात का जरा भी ख्याल नहीं रहता कि उस अमुक केबिन में कोई गंभीर रोगी भर्ती भी है। वार्ड राउंड खत्म होने के बाद डॉक्टर के आगे पीछे घूमकर अनुनय विनय करने पर कहीं वो माँ को देखने आते थे। प्रतिदिन डॉक्टर आते थे और दवाइयाँ बदलकर चले जाते थे, लेकिन उन्हें भी सही मायने में रोगी के मर्ज का पता नहीं चला था। हृदय की धड़कन ठीक है, फेफड़े सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं, किडनी सही ढंग से काम कर रही है। तब ऐसा क्यों? ढेर सारी दवाइयाँ देने तथा सुइयां लगाने के बावजूद भी ना तो मरीज उठ पा रहा था, ना ही बैठकर बातचीत कर पा रहा था। ऐसा भी नहीं कि लकवा के कोई लक्षण दिखाई पड़ रहे हों। पैर के तलवों में गुदगुदी करने से वे पैर हिला पा रही थी। उनके शरीर की चमड़ी ढीली पड़ गई थी, वो कंकाल की भांति दिखाई दे रही थी, दुर्भिक्ष पीड़ित लोगों की भांति। डॉक्टरों के अनुसार उन्हें डिहाइड्रेशन हो गया है, क्योंकि कई दिनों से उन्होंने भोजन ग्रहण नहीं किया था। उनका सारा शरीर संज्ञा शून्य हो गया था तथा 3-4 दिनों से माँ के शरीर में केवल सलाइन चढ़ाए जा रहे थे। खास परिवर्तन दिखाई नहीं दे रहा था। डॉक्टर ने माँ के लिए प्रति 2 दिन के अंतराल में खून की 1 बोतल चढ़ाने का सुझाव दिया। माँ के खून में हीमोग्लोबिन की मात्रा काफी कम हो गई थी। इसी वजह से डॉक्टरों ने माँ की नाक में रॉयल ट्यूब लगा दी थी, ताकि उसके द्वारा हठधर्मी माँ को दूध अथवा हॉर्लिक्स की कुछ मात्रा खिलाई जा सके। पता नहीं कैसे माँ ने उस नली को खींचकर बाहर निकाल दिया। हो सकता है जैसे ही उसे जरा सी झपक लगी होगी, वैसे ही माँ ने उस घटना को अंजाम दे दिया। माँ और ठीक हो गई,
घर के उस कमरे से उस कमरे में घूमेंगी, वो उठकर बैठ सकेंगी। उन बातों पर अनुभा को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। उसे लग रहा था सभी लोग ठीक ही कह रहे थे कि माँ को केवल उसके आने का ही इंतजार था। दिन प्रतिदिन माँ की अवस्था खराब होती जा रही थी। नजदीक में रहने वाले सगे संबंधी माँ को देखकर चले जाते थे। अनुभा ही एक ऐसी भाग्यहीन बेटी थी जो माँ को 2 साल से मिल नहीं पाई थी। सचमुच अनुभा जैसे ही घर पहुंची वैसे ही माँ की तबीयत बिगड़नी शुरू हुई। तबीयत भी बिगड़ी तो ऐसी बिगड़ी कि उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, मानो और कोई उसकी इच्छा बची हुई नहीं थी। उसने अपने सारे बच्चों को आंखों के सामने देख लिया था। अब वो सांसारिक बंधन से मुक्ति पाकर शांति के साथ अपने अंतिम गंतव्य स्थान को प्रवेश कर पाएगी। 2 साल पहले जब अनुभा अपनी माँ से मिली थी, उस समय अपने माँ के व्यवहार में हो रहे अस्वाभाविक बदलाव को देखा था। तभी से उसे उस बात का एहसास हो गया था कि माँ ज्यादा नहीं जिएंगी। उस घटना के 2 साल बाद वो माँ को देखने आ पाई थी। मन में कई बार माँ को देखने की तीव्र इच्छा पैदा हुई, परंतु घर गृहस्थी के माया जाल में फंसकर आ नहीं पाई। उसे याद आया कि जब वो पहले आई थी तब उस समय छोटी बहन की शादी की बातें चल रही थी। वे सभी सगाई पक्की करने के लिए समधी के घर गए थे। माँ भी साथ में थी। उसी समय अनुभा ने माँ के अस्वाभाविक व्यवहार को नजदीक से देखा। जब भी वो समधी के घर की किसी भी औरत को गले लगाती तो ये पूछती, क्या आप समधिन हैं? एक ही बात को वो रटती जाती थी। अनुभा को माँ के इस व्यवहार पर लज्जा आ रही थी। वो सोच रही थी कि रिश्तेदार लोग क्या सोचेंगे, कहीं माँ की वजह से बहन की शादी न टूट जाए। इसी बात को लेकर वे सब लोग डर गए थे। जब वे लोग घर लौट रहे थे तो नीता ने माँ से पूछा, माँ, आप हर किसी को गले लगाकर समधन समधन कहकर पुकार रही थी, क्या आपको कुछ दिखाई नहीं देता है? माँ ने अनमने भाव से कहा, ऐसा क्या कह दिया मैंने? समधन समधन नहीं बोल रही थी। अन्य मनस होकर माँ ने हामी भर दी, फिर एकदम चुप हो गई। अनुभा सोचने लगी कि शायद माँ की आंखें कमजोर हो गई हैं, इसलिए या तो चश्मा बदलना होगा या फिर ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। माँ की बातचीत से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कुछ समय पहले की गई सारी अप्रासंगिक बातों को वो पूर्णतः भूल चुकी थी। शायद ये वही घटना थी जो उसके शारीरिक व मानसिक अवस्था की ओर संकेत कर रही थी। उस दिन लौटने के बाद लड़के वालों के विषय में बातें हुई। अनुभा ने अपने पिताजी से कहा, पापा, माँ की आंखों का ऑपरेशन करवाना अब अति आवश्यक है। बिना मतलब की चश्मा वो पहनी हुई हैं। जब तक वो आंखें फाड़ फाड़ कर नहीं देख लेती हैं, तब तक वो किसी को भी पहचान नहीं पाती हैं। पिताजी ने अनुभा की इस बात को गंभीरता से नहीं लिया और कहने लगे, कितने दिनों तक वो जिएंगी जो उसकी आंखों का ऑपरेशन करवाने की जरूरत है? अभी तक अनुभा ने कभी भी पिताजी के सामने मुंह खोलकर बातें नहीं की थी, लेकिन एक छोटे से ऑपरेशन के लिए पिताजी राजी नहीं हो रहे थे। उस बात को वो समझ नहीं पा रही थी। उसे लग रहा था शायद पिताजी डर रहे होंगे कि कहीं माँ की आंखें पूरी तरह से खराब ना हो जाएं, या फिर माँ को शारीरिक कष्ट होते देखकर वो सहन नहीं कर पाएंगे, इस डर से, या फिर उन्हें ऑपरेशन के लिए रुपए खर्च करने पड़ेंगे उस डर से। माँ एक अलग साम्राज्य की मालकिन बन चुकी थी। वहाँ उसकी कल्पना के अनुसार लोगों का आना जाना होता था। शाम होते ही वो दूरदर्शन के सामने ऐसे बैठ जाती थी जैसे वो कोई मनपसंद धारावाहिक देखना चाहती हो, जबकि उसे कुछ दिखाई नहीं देने के कारण मन ही मन इधर उधर की बातें करती रहती थी। सबसे बड़ी बात थी, माँ अपने अंधेरे के साम्राज्य की खूब सारी मनगढ़ंत कहानियों की रचना करती थी। अगर उन कहानियों को वो झूठा मानती तो भी कोई बात नहीं थी, लेकिन कभी कहानियों को सत्य समझकर चिल्लाने लगती थी। वो कहने लगती थी कि घर के सारे बर्तन व सोने के जेवरात अनुभा की चाची चोरी करके ले गई हैं। बहुत दिन पूर्व मर चुकी उसकी छोटी बहन के बारे में कहते हुए कि वो उसके घर से बिना खाए पिए रूठ कर लौट गई हैं। ये सारी बातें काल्पनिक थी, मगर कितनी भी कोशिश के बाद कोई माँ को समझा नहीं पा रहे थे। माँ को इस अवस्था में छोड़कर अनुभा अपने घर मुंबई चली गई थी। मुंबई पहुंचकर उसने माँ के बारे में एक चिट्ठी लिखी। ये उसका पिताजी के नाम पहला पत्र था। भले ही इससे पूर्व स्कूली परीक्षा की कॉपी में उत्तर लिखने के लिए पिताजी के नाम चिट्ठी लिखी हो, किस तरह किस आधार पर वो लिखेगी कि माँ की आंखों का ऑपरेशन करवाइए, ताकि वो प्रकृति, पेड़ पौधों को देख सकें, गाय मनुष्य को देख सकें, देवी देवता, बहू बेटी, नाती नातिन सभी को देख सकें, उनके सुख दुख में भागीदारी हो सकें।
फिर एक बार परिपूर्ण हो जाएं। उसका जीवन और उसके अंधकार में राज्य की काल्पनिक नायक उसका जीवन और उसके अंधकार में राज्य की काल्पनिक नायक नायिका दूर हो सके। लेकिन पिताजी के पास ऐसी चिट्ठी लिखी जा सकती है। अनुभा ने एक एक शब्द को सोच सोच कर ध्यानपूर्वक लिखा। पिताजी, माँ को किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले जाइए। उनका पागलपन धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। अगर समय रहते उनका इलाज करवा दिया जाए तो निश्चित तौर पर ठीक हो जाएंगी। लेकिन पिताजी ने उसको उस पत्र का कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने उसकी इन बातों पर पूर्ण विराम लगा दिया। छोटी बहन की शादी में अनुभा शामिल नहीं हो पाई थी। बाद में अनुभा को इस बात का पता चला कि उसकी माँ को छोटी बेटी की शादी के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। शादी में वो चुपचाप दूसरे अतिथियों की भांति सज संवर कर बैठी थी। कभी किसी काम में उसकी जरूरत पड़ जाने पर उल्टा वो पूछने लगती थी, भैया किसकी शादी हो रही है? बेटी की विदाई के समय सब फूट फूट कर रो रहे थे, परंतु माँ भीड़ के अंदर घुसकर बार बार यही पूछती थी, क्या हुआ? तुम सब लोग क्यों रो रहे हो? कोई बोल भी देता था, तुम्हारी बेटी ससुराल जा रही है, उसकी शादी हो गई है। जैसे कि उसके द्वारा रची हुई दुनिया धीरे धीरे उससे दूर जाने लगी थी। जैसे कि एक एक कदम बढ़ाकर माँ शून्य की ओर बढ़ती जा रही थी। जहाँ से पेड़ पौधे, पहाड़, पर्वत, नदी, नाले, स्नेह, वात्सल्य, प्रेम, स्वप्न, यथार्थ सभी कुछ धुंधले दिखाई दे रहे हों। धीरे धीरे सब कुछ अदृश्य हो जाएंगे और माँ ऊपर की ओर उठ जाएंगी, जहाँ पर सांस लेने के लिए हवा का एक अणु भी उपलब्ध नहीं होगा। अनुभा ये सोचकर बहुत दुखी हो रही थी। मुंबई के फ्लैट में अकेले रहते समय उसे माँ की काफी याद सताने लगी। उसे स्मरण हो आता था माँ का वो चेहरा जिस समय वो 8 महीने के पेट को लेकर रेंगते रेंगते आम का अचार बनाने रसोई घर की तरफ जाती थी। उन 2 सालों के दौरान माँ की मानसिक अवस्था और ज्यादा खराब होती गई। बीच बीच में अपने भाई बहन से अनुभा माँ के बारे में खबर लेती थी। छोटे बच्चे की तरह माँ जिद्दी होती जा रही थी। सप्ताह 2 सप्ताह में नई साड़ी खरीदने के लिए जिद करने लगती। नई साड़ी लंबी है सोचकर काट कर उसे छोटा कर देती हैं। छोटी साड़ी शरीर के लिए छोटी पड़ जाती है। ये कहकर विरक्त भाव से नई साड़ी खरीदने के लिए फरमाइश करने लगती। अगर उसकी फरमाइश पूरी नहीं होती तो वो आमरण अनशन पर बैठ जाती। कभी कभी कंघी लेकर दिन भर बालों में कंघी करने लगती। इतनी कंघी करती कि सिर पर घाव होकर खून निकलने लगता। उसका सारा सिर खून में लथपथ हो जाता था। कभी कभी माँ वो बाथरूम में नहाने जाती तो घंटों नहाती, शावर के नीचे से आने का नाम ही नहीं लेती थी। जो कुछ उनके हाथ में बर्तन, बक्सा, कपड़ा आता था उन्हें कुएं में डाल आती थी। उनसे भी बढ़कर कभी कभी तो वो घर से भाग जाती थी, सबकी दृष्टि से बचकर। अगर कोई जान पहचान वाला आदमी उसे देख लेता था तो बहला फुसलाकर उन्हें घर लाकर छोड़ जाता था। नहीं तो घर के सारे लोग अपना काम धाम छोड़कर उन्हें खोजने निकल पड़ते थे। इतना होने के बाद भी कभी भी पिताजी ने माँ के लिए किसी डॉक्टर से कोई फरमाइश नहीं लिया। माँ देखने में बिल्कुल सुंदर व बोलने में स्पष्टवादी थी, लेकिन स्वभाव से वो भोली भाली थी। ये बात अलग थी कि पिताजी की अभिरुचियां माँ के स्वभाव से मेल नहीं खाती थी। इस वजह से वो पिताजी के दिल पर राज नहीं कर सकी। पिताजी अगर किसी औरत से प्रभावित थे तो वो थी उनकी भाभी। दिखाई देने में भले वो खास नहीं थी, मगर उनकी व्यवहार कुशलता, मधुर भाषिता तथा जीवन के गहरे अनुभवों के कारण पिताजी उसे अपना दार्शनिक दोस्त और मार्गदर्शक के रूप में मानते थे। एक ये भी कारण था कि पिताजी की दादी का देहांत पिताजी के बचपन में ही हो गया था और उस समय अगर उनको किसी ने सहारा दिया था तो वो थी उनकी भाभी। किसी भी प्रकार की विपरीत परिस्थितियों में अनुभा के पिताजी उनके पास सलाह लेने के लिए जाते थे। यहाँ तक कि पूजा पाठ, हवन या किसी भी प्रकार के कोई शुभ अनुष्ठान में उन्हीं की मदद ले जाती थी। पिताजी चाहे घर बनाना हो, चाहे जमीन खरीदना हो या कोई अन्य महत्वपूर्ण काम हो, भाभी के बिना साथ के कुछ भी कदम नहीं बढ़ाते थे। एक बार तो ऐसा भी हुआ, उनका एक जरूरी ऑपरेशन था, मगर वो इस बात पर अड़ गए थे कि जब तक भाभी नहीं आएंगी तब तक उन्हें ऑपरेशन थिएटर में नहीं ले जाया जाएगा। उस अवस्था में उनकी भाभी को, जो उस समय बेटी के ससुराल भवानीपटना में थी, टेलीग्राम द्वारा बुलाया गया।
यही सब छोटे मोटे कारण थे जिनकी वजह से माँ पिताजी से असंतुष्ट रहती थी। पिताजी के इस दुर्गुण को बच्चे लोग भी नापसंद करते थे। जिंदगी भर माँ पिताजी के इस रवैये की वजह से अपमानित और आहत होती रहीं। आज भी अनुभा के मन मस्तिष्क पर ये सारी कड़वी अनुभूतियां चिपकी हुई थी। उसमें किसी भी प्रकार का धुंधलापन नहीं आया था। मुंबई से घर आते समय वो सोच रही थी कि इस बार पिताजी से इस विषय पर स्पष्ट बात करेगी और पूछेगी, क्या कारण है कि आप माँ की इस तरह अवहेलना कर रही हैं? केवल साड़ी गहना खाना पीना दे देने से नहीं होता है। जीवन में एक दूसरे का पूरक बनना पड़ता है। अगर एक के घुटने में दर्द हो तो दूसरा उसको हाथ पकड़कर कुछ कदम अपने साथ ले चले। लेकिन जब वो घर पहुंची तो पिताजी के चेहरे को देखकर अनुभा हस्तप्रभ रह गई। बुढ़ापे के तूफान में उनका चेहरा लाचार व असहाय दिखाई दे रहा था। वे उद्विग्न मन से इस तरह बैठे हुए थे मानो बारिश के दिनों में भीगी हुई दीमक की बम्बी। सिर के ऊपर मात्र एक मुट्ठी घुंघराले बाल बचे हुए थे और मुंह पर कटे हुए धान के खेत की तरह दाढ़ी उगाई थी। बरामदे में छोटे घुटनों के बीच सिर रखकर उदास मन से बैठे हुए थे। अनुभा को उनकी ये अवस्था देखकर मन में उठ रहे सवालों को पूछने की हिम्मत ही नहीं हुई। अपना सूटकेस बरामदे में रखकर उसने पिताजी के चरण स्पर्श किए। ठीक उसी समय ड्राइंग रूम के अंदर से किसी के रोने तथा दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। अनुभा ने पूछा, कौन है घर के अंदर? वहां पहले से खड़ी भाभी जी ने उत्तर दिया, माँ को आजकल कमरे के अंदर बंद करके रखना पड़ता है, नहीं तो वो घर से बाहर भाग जाती हैं। उनको हर समय तो नजर बंद करके नहीं रखा जा सकता। कमरे के बाहर की तरफ से बंद चिटकनी को खोलते हुए अनुभा कहने लगी, इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप किसी को भी घर के अंदर बंद करके रखेंगी? देखते नहीं माँ किस तरह विलक विलक कर रो रही हैं। जैसे ही उसने कमरे की चिटकनी खोली वैसे ही बिना कुछ बोले माँ झट से उस अंधेरे कमरे से बाहर निकल आई। घर के अंदर कुछ भी नहीं था, केवल बिना बिछौने वाले लकड़ी के तख्त को छोड़कर। पहले किसी ने उसको फोन पर बताया भी था कि आजकल माँ बेडशीट को फाड़ दे रही हैं, लेकिन उसको कड़कड़ाती सर्दी के महीनों में भी ना तो कोई कंबल दिया गया और ना ही कोई ओढ़ने के लिए चादर। ये खबर सुनकर अनुभा को उस समय भयंकर कष्ट हुआ था। अभी जब वो अपनी आंखों से देख रही थी कि माँ के तख्त के ऊपर एक फटी पुरानी गद्दी भी नहीं है। इतना बड़ा घर में इतने सारे सामान जुटाने के बाद भी ऐसी अवस्था होती है इंसान की। हाय, छोटी काकी बताने लगी, दीदी माँ की याददाश्त खत्म हो गई है। वो किसी को भी पहचान नहीं पा रही हैं। उनके होश भी ठिकाने नहीं हैं। टट्टी पेशाब करके इधर उधर फेंक दे रही हैं। छोटी काकी की बात को अनसुना कर वो माँ को अपने हाथ से पकड़कर बाहर ले आई और पूछने लगी, देखो तो माँ, मैं कौन हूँ? कौन? माँ कहने लगी। अनुभा कहने लगी, माँ मुझे नहीं पहचान पा रही हो? मैं तुम्हारी बेटी अनुभा। माँ ने तो कोई उत्तर नहीं दिया। कोहनी कलाई अंगुलियों की पोरों पर बंधे हुए बैंडेज देखते हुए रोते रोते माँ बोलने लगी, उसको खोल दो। अनुभा अपनी माँ को हाथ से पकड़कर यशन कक्ष की तरफ लेकर जा रही थी। तभी बड़ी काकी कहने लगी, अन्नू माँ को हाथ से मत पकड़ना, उसके हाथों में सूखा मल चिपका होगा। अनुभा ने देखा कि माँ की उंगलियों पर काले काले दाग की तरह सूखा हुआ मल चिपक गया था। माँ के शरीर में अब कुछ भी जान नहीं थी, केवल बचा हुआ था अस्थियों का कंकाल एवं थोड़ी सी चमड़ी। आंखें तो ऐसी लग रही थी मानो कोटर के अंदर बैठे चिड़ियों के दो बच्चे। आहा, बुढ़ापा किस तरह आदमी को कांतिहीन कर देता है। ऐसी एक जिंदा लाश को देखकर सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बन गया। एक दिन ऐसा भी था, माँ का कद एक मॉडल की तरह 5 फुट 6 इंच था, मगर आज वो सिकुड़ कर केवल 4 फीट की दिखाई पड़ रही थी। गोरे रंग वाली माँ का शरीर आज जले हुए कोयले की तरह दिखाई दे रहा था। माँ बार बार इशारे के माध्यम से अपने हाथों पर बंधी हुई पट्टियों को खोलने के लिए गिड़गिड़ा रही थी। अनुभा ने पूछा, क्या हुआ माँ तुम्हारा उन हाथों को? कहीं गिर गई थी क्या?
अनुभा का प्रश्न सुनकर भाभी ने उत्तर दिया, नहीं नहीं, क्यों गिरेंगी? उन्होंने अपने नाखून से चिकोटी काट काट कर हाथों में घाव पैदा कर लिया है। इनका दिमाग तो ठीक है नहीं, कैसे पता चलेगा उनको? होश ही नहीं है। तुम्हारे भैया ने आज सुबह दवाई लगाकर उनको पट्टियां बांधी थी। माँ फिर से पट्टियां खोल देने के लिए इशारे करने लगी। अनुभा ने पूछा, माँ क्या बहुत कष्ट हो रहा है? जैसे ही अनुभा पट्टी ढीली करके खोलने जा रही थी, उसी समय भाभी ने मना कर दिया और कहने लगी, पट्टी मत खोलिए, नहीं तो नाखून से फिर हाथों पर घाव कर लेंगी। लेकिन माँ तो एक जिद कर रही थी, छोटे बच्चों की तरह रोते गिड़गिड़ाते। हताश होकर अनुभा पलंग पर बैठ गई। तभी उसी समय छोटी भाभी ने एक कप चाय सामने लाकर रख दी। चाय पीते पीते अनुभा सोच रही थी, यही पुराने शीशम के लकड़ी वाले पलंग पर उसका बचपन गुजरा है। उसी पलंग पर माँ और पिताजी सोया करते थे। यहाँ माँ पिताजी का ही कमरा था। शीशम की लकड़ी से बनी आलमारी, लोहे का बड़ा सा लॉकर, ये सभी इसी घर की शोभा बढ़ाया करते थे। सारा सामान पहले की तरह ही रखा हुआ था। बस कमी थी तो इस बात की कि अब उस कमरे में माँ और पिताजी नहीं रहते थे। माँ की हरकतों से तंग आकर पिताजी ऊपर वाले कमरे में रहने लगे थे और ड्राइंग रूम को खाली कराकर माँ को इसमें रखा गया था। पलंग के ऊपर रखे हुए सारे गद्दे पत्थर की तरह पड़े पड़े कठोर हो गए थे। वे सभी 7 भाई बहन उसी पलंग के ऊपर सोते सोते गप्पे मारते थे। किसी का पाँव किसी के सिर की तरफ रहता था तो किसी की जांघ किसी के पेट के ऊपर। बैसाख के महीने में दोपहर के समय कभी कभी जब आंधी आया करती थी तो माँ सभी बच्चों को नाम से पुकार कर जोर जोर से चिल्लाने लगती थी। सभी बच्चे उसी समय जहाँ भी हों भागते हुए आ जाते थे। इसी कमरे में सभी को भर कर माँ दरवाज़ा बंद कर लेती थी। उसका ऐसा मानना था कि अगर मरेंगे तो सभी एक साथ मरेंगे। उसका कोई भी बच्चा खेलते खेलते किसी दूसरी जगह क्यों मरेगा? माँ के इस डर तथा उससे बचाव की युक्ति को देखकर पड़ोसी लोग उपहास करने लगते थे। लेकिन हाय, आज माँ किसी को भी पहचान नहीं पा रही है कि कौन अनुभा है तो कौन सुप्रभा। पिताजी अनुभा के पास जाकर बैठ गए। माँ को क्या पूछ रही हो अनुभा? वो क्या उत्तर देगी? वो तो पागल है, बहुत परेशान कर चुकी है। मर जाती तो अच्छा होता। वाक्य के अंतिम अंश को पिताजी ने भन्नाते हुए कहा। मर जाती तो अच्छा होता। वाक्य के अंतिम अंश को पिताजी ने भन्नाते हुए कहा और इस अंतिम वाक्यांश ने अनुभा के सीने को छलनी कर दिया। क्या पिताजी को अंत में ऐसे ही कहना था? माँ पिताजी को देखकर पट्टियां खोलने के लिए बाध्य करने लगी। चिड़चिड़ा कर पिताजी कहने लगे, क्या तुम मुझे शांति से बैठने भी नहीं दोगी? ऐसा क्यों कर रही हो? मगर माँ को मानो पिताजी के चिड़चिड़ेपन से कोई लेना देना ना हो। ऐसे ही पिताजी का कंधा हिलाते हुए बोलने लगी, अजी खोल दीजिए, रुक रुक, मुझे तंग मत कर। कहते हुए पिताजी ने माँ को फिर से डांटा। नीचे जमीन पर बैठकर माँ रोते रोते कहने लगी, मैंने उनको कहा तो मुझे गाली दे रहे हैं। अब मैं इस घर में कभी नहीं रहूंगी। माँ का इस तरह रोना देखकर अनुभा के सीने पर कटार से चलने लगी। पलंग से उठकर अनुभा ने माँ को गले लगा लिया और पुचकारते हुए कहने लगी, माँ ऐसा मत करो। अच्छा बताओ तो मैं कौन हूँ? ये सोचकर अनुभा के मन में एक आभा की किरण जागी कि जब माँ पिताजी को पहचान पा रही हैं तो अवश्य ही उसको भी पहचान पाएंगी। माँ अनुभा के पास पिताजी के नाम से शिकायत कर रही थी। किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर बैठ गए। उनका चेहरा माँ की तुलना में और दयनीय दिख रहा। भाभी माँ को हाथ से पकड़कर भीतर की तरफ ले जा रही थी। तभी पिताजी ने उससे पूछा, क्या माँ को खाना खिला दिया है? रूखी आवाज में भाभी ने उत्तर दिया, ये काम मुझसे नहीं होगा। नहीं होगा मतलब? पिताजी ने कहा। माँ को उसके कमरे में बंद करके भाभी लौट आई और कहने लगी, अन्नू तुम लोग तो बाहर रहते हो, तुम्हें कैसे पता चलेगा कि माँ कितना पर
तुम्हें कैसे पता चलेगा कि माँ कितनी परेशान कर रही हैं? और क्या बताऊं, तुम्हारे भैया के अलावा कोई भी इनको नहीं खिला पाता है। पिछले 8-10 दिनों से वो ठीक से खाना नहीं खा रही हैं। एक बार तो उन्होंने मुट्ठी भर नमक खा लिया था। उसके बाद कुछ भी खाने से पहले मुट्ठी भर चीनी खिलानी पड़ती थी, तब जाकर के खाना खाती थी। मगर अभी तो कुछ भी नहीं खा रही हैं। आपने डॉक्टर को दिखाया? पिताजी चाहेंगे तभी तो। क्या आप सभी काम पिताजी को पूछकर ही करते हैं? अगर आप लोग अपनी जिम्मेदारी खुद निभाएंगे तो पिताजी को पूछने की बिल्कुल भी जरूरत कहाँ है। ऐसी बात नहीं है कि हमने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई है। बीच में तुम्हारे भैया ने डॉक्टर से परामर्श लेकर कुछ दवाइयाँ खरीदी थी। जब वो दवाइयाँ माँ को दी जाती थी तो माँ केवल या तो सोती रहती थी या फिर दीवार के सहारे बैठकर झपकी लेती रहती थी। ये देखकर पिताजी को गुस्सा आ गया था और कहने लगे कि इसके शरीर में अब बच क्या गया है जो खाने के लिए इतनी तेज दवाइयाँ दी जा रही है। यह सुनकर भैया ने और दवाइयाँ देना बंद कर दिया। कटक ले जाकर किसी मनोरोगी विशेषज्ञ को दिखलाकर इलाज करवा सकते थे। जब इतना बोल ही रही हो तो खुद ले जाकर डॉक्टर को क्यों नहीं दिखा लाती? भाभी का पूंजीभूत क्रोध जैसे कि ज्वालामुखी की तरह फट गया हो और उसकी भीषण गर्मी अनुभा को धराशायी करने लगी हो। अनुभा और कुछ बोलती कि इतने में बीच में पिताजी आकर भाभी के पक्ष में कहने लगे, कहाँ जाएगी और अब कितने दिन जिंदा रहेगी? क्यों इसके पीछे लगी हो? इस तरह पिताजी ने माँ के प्रसंग को बदल दिया। अनुभा ने लंबी सांस छोड़ी। एक बात फिर से ये पूछने की इच्छा जाग गई, क्या हो सकते हैं इसके संभावित कारण? मैं इतनी मूर्ख और भोली जो ठहरी, लेकिन हमारे लिए हमारा भोलापन ही ठीक था। अनुभा ने पिताजी को भले ही कुछ नहीं बोला, मगर भाभी से वो कहने लगी, कृपया करके माँ को घर के अंदर बंद करके तो मत रखो, बहुत ही खराब लग रहा है। इस कमरे से उस कमरे में उसको घूमने दो। इतना क्यों परेशान है? इसमें क्या परेशानी है? घूमने से कोई परेशानी नहीं, लेकिन वो घर से भाग जाती हैं। कभी कभी पहनने के कपड़े भी खोल देती हैं। पड़ोस के लोग उपहास के साथ साथ तरह तरह की बातें करते हैं। आपको पड़ोसियों से क्या लेना देना? क्या वे नहीं जानते कि माँ पागल है? देखिए ना, कुछ दिन पहले माँ घर से भाग गई थी। बड़े पिताजी और दादा के घर के सामने खड़े होकर दामन फैलाकर भीख मांग रही थी। ये तो अच्छा है, चाची उनको हाथ से पकड़कर वापस घर तो ले आई। इस बात को लेकर सभी लोग मुझे दोषी ठहराते थे। कह रहे थे, अपनी सास को संभाल कर नहीं रख पाती हो क्या? दूसरों के घर आकर अगर भीख मांगेगी तो हमारी बची कुची इज्जत मटिया मेट हो जाएगी। पागल तो है ही, अपने दुष्कर्मों का फल अगर इस जन्म में नहीं भोगेगी तो और कब भोगेगी? दुष्कर्मों का फल? अनुभा क्रोधित स्वर में बोली। सीधी सीधी भोली माँ को उन लोगों ने कम परेशान नहीं किया और अभी कह रहे हैं कि उसे अपने किए का फल मिल रहा है। ऐसा क्या किया मेरी माँ ने? असल बात क्या है जानती हो? माँ निशा मंगलवार का व्रत रखा करती थी। हर मंगलवार को वो 7 घर के अन्य भिक्षा के रूप में भीख मांग कर लाती थी और बिना पीछे मुड़कर देखे सीधे जाकर नदी के पानी में डुबकी लगाकर उस भिक्षा को फेंक देती थी। शायद तुम नहीं जानती हो कि वो इस व्रत को तुम सभी की भलाई के लिए रखती थी। जिंदगी भर उसने अपने हर बच्चे के लिए एक एक अलग व्रत उपवास का संकल्प लिया था। किसी के लिए वो बाएं हाथ से खाती थी तो किसी के लिए द्वितीया का व्रत, किसी के लिए वो चैत्र का मंगलवार करती थी तो किसी के लिए मेरु उपवास का उपवास। हो सकता है अभी भी माँ के अवचेतन में भिक्षा मांगने वाली वो बात कहीं न कहीं अंकित होगी, अन्यथा वो उनके घर जाकर क्यों भिक्षा मांगेंगी? इसलिए उसमें संकुचित होने वाली कोई बात नहीं है। शायद भाभी के मन में कोई पुराना क्षोभ एक लंबे अरसे से दबा हुआ होगा, अतः प्रतिशोध की भावना से वो फुफकारने लगा। तुम भीतर जाकर देखो, तुम्हारा ड्राइंग रूम अब क्या पहले जैसा है? दीवारों पर जो आधुनिक पेंटिंग सजाई गई थी, किस प्रकार उन्होंने अपने मल से पोत कर एकदम मॉडर्न बना दिया है। अनुभा ने भाभी के इस परिहास पर बिल्कुल अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की और कहने लगी, वो तो पागल है, उसका तो दिमाग काम नहीं कर रहा है। और क्या होगा? आप तो जानती हैं वो अपने घर को कितना साफ सुथरा रखती थी। जब वो ठीक थी तो दिन में 2 बार घर में पोछा लगाती थी। हर दिन कपड़ों की एक बड़ी गठरी धोई जाती थी। अनुभा समझ नहीं पा रही थी कि किस कारण से भाभी माँ से असंतुष्ट है। माँ को कमरे में बंद रखने की अमानवीय घटना को लेकर जो उनके बीच में तर्क वितर्क हुआ, शायद उसी वजह से भाभी नाराज हो गई होंगी।
अनुभव को लग रहा था कि इस अवस्था में भाभी को क्रोध आना भी छोटा भाई अपनी पत्नी के साथ आराम से अपनी नौकरी वाली जगह पर रह रहा था। बाकी सभी जो जहाँ थे वे वहाँ चले गए। अकेले में ही भाभी को माँ के पागलपन को सहन करना पड़ा। बेचारी को दोष देने से क्या फायदा। इस प्रकार अनुभा के मन में भाभी के प्रति कोई बुरी धारण जड़ नहीं कर पाई। लंबी रेल यात्रा की थकावट को दूर करने के लिए अनुभा स्नान करने गई। जब वो बाथरूम से बाहर आ रही थी तो उसने बड़े भैया को घर में आते हुए देखा। वो भाभी से कह रहे थे, लंच आवर के बाद ऑफिस में मीटिंग है, माँ की साफ सफाई कौन करेगा। यही सोचकर बड़ी मुश्किल से समय निकाल कर आया हूँ। आते ही ऑफिस के कपड़े बदलकर अपनी लुंगी पहनी और माँ के कमरे के सारे खिड़की और दरवाजे खोल दिए। कमरे के अंदर पर्याप्त उजाला एवं साफ हवा का संचार होने लगा। माँ को पास में बिठाकर सारी पट्टियाँ खोल दी तथा भाभी को गर्म पानी लाने के लिए कहने लगे। आज थोड़ा जल्दबाजी में हूँ, इसलिए ज्यादा समय रुक नहीं पाऊंगा। पहले से ही भैया ने माँ के बाल अपने हाथ से काट कर छोटे छोटे कर दिए थे। छोटे बच्चे की तरह भैया ने माँ के सिर पर तेल लगाकर कंघी की, फिर गर्म पानी में डिटॉल मिलाकर माँ के हाथ पैर उंगलियों में चिपके हुए सूखे मल को धोकर साफ कर दिया। फिर हल्के गर्म पानी से माँ को स्नान करा के वस्त्र बदल दिए, जैसे कि माँ उनकी छोटी बेटी हो। घाव को धोकर फिर से भैया ने पट्टियां बांध दी। अनुभा मदद करने के लिए उनके पास जा रही थी तो उन्होंने पास आने से मना कर दिया। कुछ समय के लिए रुक जाओ, देख रही हो ना चारों तरफ मल मूत्र कैसे बिखरा हुआ पड़ा है। पहले फिनाइल डालकर कमरे को धो लेने दो। माँ को बाहर छोड़कर भाई ने सर्फ व डिटॉल डालकर माँ के कपड़े आदि साफ किए। उसके बाद कमरे को डिटॉल के पानी से अच्छी तरह धो दिया। ये सब काम करते करते उनको आधे घंटे से ज्यादा समय लग गया। अंत में छोटे बच्चों की तरह खिलाया जाता है, उसी तरह प्यार से। तो कभी डांट से माँ को एक आध टुकड़ा पाव रोटी और आधा कप दूध पिला दिया। माँ को खाना खिलाने की कोशिश तो अनुभा ने भी की थी, किंतु मुश्किल से आधा टुकड़ा भी नहीं खिला पाई। भैया बड़े ही असहाय दिख रहे थे। अगर माँ को थोड़ा ठीक से खिला पाते तो शायद उनकी अंतरात्मा को अच्छा लगता। माँ के ये सब काम पूरे करने के बाद ऑफिस वाले कपड़े पहनकर भैया बाहर निकल गए। जाते जाते भाभी को ये कहते हुए कि आज वो घर में खाना नहीं खाएंगे, भैया बाहर निकल गए। भाभी कहने लगी, आपको तो पहले से ही मालूम था कि दोपहर को ये सब खिन्न काम करना पड़ेगा, तो 10 बजे जाते समय थोड़ा बहुत खाना खाकर चले जाते। भाभी को शांत करने के लहजे में भैया ने कहा, अच्छा ठीक है, दे दो जल्दी से कुछ। हड़बड़ी में भैया ने थोड़ा बहुत खाया और घर से बाहर हड़बड़ी में निकल गए। उस समय माँ इधर उधर घूम रही थी। अनुभा माँ को घूमते हुए देखने लगी। माँ जाकर के सो जाइए, परंतु मानो माँ ने कुछ भी ना सुना हो। वो चुपचाप ज्यों की त्यों खड़ी रही। ये देख भाभी कहने लगी, माँ कैसे सोएंगी, उनको तो बिल्कुल भी नींद नहीं आती है। भूत प्रेत की भांति इस कमरे से उस कमरे में चक्कर लगाती रहती हैं। देखिए ना, उनकी इस बीमारी की वजह से मेरे सारे बाल सफेद हो गए। अनुभा ने भाभी के बालों की तरफ देखा तो वास्तव में बीच बीच में सफेद बालों के लटे स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। अनुभा समझ नहीं पाई कि क्या कहे, क्यों वो उसको देखकर बार बार अपना मुंह बिगाड़ रही थी। वो इतनी नाराज व दुखी क्यों है? कहीं भाभी ऐसा तो नहीं सोच रही है कि बेटी होने के नाते अनुभा को अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। वो नहीं निभा रही है और केवल उसे ही इन गंदे कामों में फंसे रहना पड़ता है। अगर वो सोच रही है तो बिल्कुल गलत सोच रही है। अब कौन उसको समझाएगा कि अनुभा उस घर की बेटी नहीं है, वो पराये घर की बेटी है और कुछ ही दिनों में अपने घर लौट जाएगी। इससे बढ़कर भाभी को इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि जो कुछ भी वो कर रही है वो सब उसके कर्मों का भोग फल है। अनुभा के पहले दिन की ये अनुभूतियाँ बड़ी ही कटुता तथा माधुर्य का सम्मिश्रण थी। पहले तो वो अपने माँ पिताजी और भाई की दुर्व्यवस्था देखकर दुखी हुई। दूसरी तरफ माँ को जिंदा देखकर वो मन ही मन खुश भी थी। मुंबई में रहते समय वो सोच रही थी कि शायद ही माँ को देख पाएगी, परंतु ऐसी कोई अघटनीय घटना नहीं घटी थी। घर पहुंचने पर उसने देखा कि माँ ने कोई बिस्तर नहीं फाड़ा था। केवल दिमागी हालत खराब होने की वजह से वो उल्टी पुल्टी हरकतें कर रही थी। उसे लग रहा था कि माँ इस अवस्था में भी आराम से कम 2-3 साल जी पाएंगी।
जबकि दूसरे दिन अचानक एक दुर्घटना घटित हुई। दोपहर के समय जब भैया ऑफिस से लौटकर घर पहुंचे और माँ को साफ करने लगे तो उस समय अनुभव उनकी मदद कर रही थी। मई महीने की प्रचंड गर्मी से शायद माँ को कष्ट हो रहा होगा, सोचकर अनुभा कहने लगी, भैया माँ को थोड़ा पकड़िए तो अच्छी तरह नहला देते हैं। दोनों मिलकर माँ को नहला ही रहे थे कि हठात माँ मिट्टी के लौंदे की भांति जमीन पर गिर पड़ी। भले ही माँ का अस्थि पंजर दिखने पर भी पहले माँ सीधे होकर खड़ी हो पा रही थी, चल पा रही थी। अपने आप को बचाने लायक उसके पास थोड़ी बहुत ताकत भी थी। नहलाना अगर उसकी इच्छा के विपरीत होता तो वो जरूर विरोध करती। ऐसी मिट्टी की लौंदे की भांति जमीन पर गिर नहीं जाती। माँ का शरीर जोर जोर से कांप रहा था। भैया उनको उठाकर बाहर ले गए तथा सूखे वस्त्र पहना दिए। सारा शरीर पीला पड़ना शुरू हो गया। डॉक्टर को घर बुलाया गया। डॉक्टर ने सारी बातें सुनी। उसने देखा तथा अस्पताल में भर्ती करवाने को कहकर चले गए। अगर उन्हें अस्पताल में रखा गया तो ठीक से देखभाल की जा सकेगी। अनुभा को अस्पताल का नाम सुनते ही डर लगने लगा। माँ को अस्पताल में भर्ती कर देने के बाद पता नहीं क्यों अनुभा को असहाय और एकाकी लग रहा था। मरीज घर में होने से बात कुछ अलग होती है, लेकिन अगर उसे अस्पताल में भर्ती करवा दिया जाता है तो उसकी सेवा शुश्रूषा करने के लिए अतिरिक्त आदमियों की आवश्यकता पड़ती है। चूंकि माँ की हालत गंभीर थी, इसलिए डॉक्टर ने उसे अस्पताल में भर्ती करने के लिए कहा। उसे ऐसा लग रहा था मानो माँ को उसी का इंतजार था। क्या अब माँ और बच नहीं पाएंगी? दिल कांप उठा था अनुभा का। वो घबराने लगी थी। घबराकर उसने आसपास शहरों में रहने वाले भाई बहनों को फोन कर बता दिया। जब वे सभी घर आ गए तो घर में भीड़ हो गई। पूरा दिन सभी माँ को घेर कर बैठ जाते थे, लेकिन जैसे ही रात होती थी उन सभी का कुछ न कुछ काम निकल जाता था। भाई के अलावा कोई भी सच्चे मन से रात को अस्पताल में रहना नहीं चाहता था, यहाँ तक कि अनुभा भी नहीं। इधर डॉक्टर भी समझ नहीं पा रहे थे कि बीमारी की असली जड़ क्या है। 8 दिन से माँ ने कुछ भी नहीं खाया। इस वजह से कहीं उसे डिहाइड्रेशन तो नहीं हो गया। शायद यही सोचकर डॉक्टर ने ये नली लगाई थी। नली की मदद से सलाइन के अतिरिक्त तरल खाना भी दिया जाता था। इतना होने के बाद भी माँ उठकर नहीं बैठ पाई। उसके खून में हीमोग्लोबिन का प्रतिशत 6 तक रह गया था। खून की कमी देखकर डॉक्टर ने 3 बोतल खून चढ़ाने के लिए कहा। 3 बोतल खून का नाम सुनकर सभी सिहर उठे। हृदय ठीक से काम कर रहा है, फेफड़े और किडनी भी ठीक है, तब खून की जरूरत क्यों? क्या डिहाइड्रेशन रोकने के लिए जो सलाइन माँ को चढ़ाया गया था वो पर्याप्त नहीं है? वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिरकार माँ को डिहाइड्रेशन क्यों हुआ। सभी एक दूसरे पर आक्षेप लगा रहे थे। हो सकता है माँ की देखभाल ठीक से नहीं हुई, हो सकता है माँ के प्रति काफी लापरवाही बरती गई। कौन सुनना चाहेगा माँ की गाली गलौज? कौन सहन करना चाहेगा माँ का धक्का मुक्का और पागलपन? लोग कह रहे थे अगर समय रहते माँ को अस्पताल लाया जाता तो शायद ये दुर्गति नहीं होती। ऐसे ही तर्क वितर्क, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप में समय बीता जा रहा था। भैया का ब्लड ग्रुप माँ के ब्लड ग्रुप के साथ मेल खा रहा था, इसलिए पहले पहल खून भैया ने दिया। माँ के हाथ की बारीक शिराओं में बार बार सुई लगाकर नर्स ने लहूलुहान कर दिया, तब भी सही शिरा पकड़ में नहीं आई थी। इस काम के लिए मेडिकल स्टाफ की खूब खुशामद करनी पड़ी थी। वे लोग कह रहे थे आपको मरीज को सामान्य वार्ड में रखना था। वहाँ क्यों नहीं रखा? केबिन में हमारी कोई ड्यूटी नहीं है। यहाँ नर्सिंग स्टाफ बहुत कम है, इसलिए केबिन में किसी को भी ड्यूटी नहीं दी जाती है। अगर मैं अभी ब्लड की बोतल चढ़ाकर चली जाती हूँ तो दूसरी पारी में मेरी ड्यूटी नहीं है और दूसरी पारी का चार्ज केवल एक दीदी के पास रहता है। वो अकेली दीदी वार्ड देखेंगी या केबिन में दौड़ती रहेंगी। उस नर्स को शांत करने के लिए भैया ने छोनापुड़ और कोल्ड ड्रिंक मंगवाया था। तब कहीं नर्स का पारा कुछ कम हुआ। अनुभा इच्छा नहीं होते हुए भी नर्स की ओर देखकर हंसने लगी। नर्स हंसते हुए कह रही थी, देखिए ना, मौसी के शरीर में केवल हाड़ मांस ही बचा है। सुई लगाऊं तो कहाँ लगाऊं? थोड़ा आप सभी उनकी तरफ देखिए, कहीं हाथ इधर उधर न हिलाएं। बोतल पूरी होने से कुछ समय पहले ड्यूटी रूम में दीदी को बुला लेना। ठीक उसी समय डॉक्टर बाहर निकल आए। धीरे धीरे माँ के पास परिजनों का तांता लगने लगा था, मगर भाई बहनों में से कोई तो अपना अत्यावश्यक काम दिखाकर उसी दिन वापस अपने घर को लौट चले थे। भैया अभी भी माँ के ठीक होने की उम्मीद करने लगे थे कि खून की 3 बोतलें चढ़ने के बाद माँ अवश्य ठीक हो जाएंगी। वो उठकर एक कमरे से दूसरे कमरे में घूम फिर सकेंगी। वो अपने आप फिर से बड़बड़ाने लगेंगी।
खून की दूसरी बोतल के लिए अनुभा की छोटी बहन का नाम सामने आया था। 2-3 दिनों के बाद दूसरी बोतल चढ़ाना था। 7 भाई बहनों में से आधे अपने अपने घर लौट जाने के कारण अनुभा को क्रोध पैदा हो रही थी। वह सोच रही थी कि सारे के सारे स्वार्थी हैं, बिना कुछ काम काज किए अपने अपने काम में व्यस्त हो गए। क्या मेरा कोई घर बार नहीं है? 2 साल के बाद तो घर आई थी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारा का सारा भार मेरे कंधों पर लादा जाए। उसका मन इस कदर खट्टा हो गया था कि रात को अस्पताल में रहने की बात उठते ही उसने साफ साफ मना कर दिया। लेकिन भैया बिना किसी का इंतजार किए निर्विकार भाव से अस्पताल की ओर चल दिए। उस समय तक 4 दिन हो चुके थे भैया को बिना सोए हुए। भैया की हालत देखकर अनुभा के मन में दया भाव जाग उठा। इधर भाभी भैया से कह रही थी, चलिए आज हम दोनों अस्पताल में रात गुजारेंगे। आप अकेले और कितने दिनों तक जागते रहेंगे? आपका छोटा भाई सोनू माँ को देखने के लिए मेहमान की तरह आया और चला गया, अपने बाल बच्चों के साथ अपनी नौकरी वाली जगह पर। हम लोग तो है ना, चलिए मैं जागूंगी तो आप थोड़ा विश्राम कर लीजिएगा। मगर भाभी की बातें सुनकर अनुभा आश्वस्त नहीं हुई। एक बार अनुभा ने दिन के समय देखा था कि अस्पताल में भाभी माँ के दोनों हाथों को एक साड़ी से बांधकर दीवार के सहारे सो रही थी। उस दिन से अनुभा का भाभी पर से विश्वास उठ गया था। उसे ठीक उसी तरह लगा जैसे कि वो अमानवीय ढंग से माँ को घर में बंद करके रखती थी। बहुत सारे ऐसे मरीज अस्पताल में आते हैं जिन्हें सलाइन भी चढ़ता और खून भी, मगर कोई उन मरीजों को हाथ पैर बांधकर तो नहीं रखता। रात 10 बजे के आसपास खाना खा लेने के बाद अनुभा अपने भाई के साथ अस्पताल की ओर निकल पड़ी। उसके जाते समय भाभी ने ऊपरी मन से एक आध बार जरूर मना किया था। वहाँ पहले से मौजूद छोटी बहन और अन्य परिजन घर लौट गए। भैया बाहर जाकर एक सादा गुटखा और 3-4 बबलगम खरीद कर ले आए और कहने लगे, पहले तुम सो जाओ, रात को 1 बजे के आसपास मैं तुमको जगा दूंगा, तुम उठकर माँ की देखभाल करना। मगर भैया ने उसे 1 बजे नहीं उठाया बल्कि 3 बजे के आसपास जगाया। हो सकता है अनुभा को गहरी नींद में सोता देख उन्हें दया आ गई हो। नींद से जागने के बाद अनुभा माँ के हाथ के ऊपर अपना हाथ रखकर प्लास्टिक कुर्सी में बैठ गई और अपने दोनों पैर माँ की खटिया के ऊपर रख दिए ताकि उसे अपनी कमर दर्द में कुछ राहत महसूस हो। बैठे बैठे पता नहीं कब उसे नींद लग गई। उसी दौरान माँ ने उसकी नाक में लगी हुई नली को खींचकर बाहर निकाल दिया। ये देखकर वो चिंता में पड़ गई। अभी सवेरा होने वाला है, घर से कोई ना कोई यहाँ आएगा और माँ की खुली नली को देखकर दोषारोपण सीधा उसी के ऊपर करेगा। वो कहेगा, माँ की सही देखभाल के लिए आप लोग अस्पताल में आए थे कि सोने के लिए? अनुभा सोच रही थी कि भैया उसे गाली देंगे और गुस्सा होकर कहने लगेंगे कि एक अकेला आदमी कितना कर सकता है। मगर भैया हंसकर कहने लगे, क्या झपकी लग गई थी? ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं, डॉक्टर का इंतजार करते हैं और आने के बाद फिर एक बार लगवा देंगे। उस दिन अनुभा अपने नित्य कर्म से निर्वृत्त होने के लिए घर नहीं गई। वो वहीं बैठकर डॉक्टर का इंतजार करने लगी। मगर दुर्भाग्य से वही डॉक्टर ना आकर कोई दूसरे नए डॉक्टर आए थे। वो डॉक्टर जब से माँ को भर्ती करवाया गया था तब से छुट्टी पर थे। सवेरे से ही भैया माँ की नली लगवा देने के लिए नर्स और डॉक्टर के आगे पीछे घूम रहे थे। बार बार उनके अनुनय विनय कर रहे थे, पर किसी के पास समय नहीं था। चिढ़कर नर्स कहने लगी, धीरज रखिए, जो भी होगा वार्ड का राउंड खत्म होने के बाद होगा। वार्ड में 100 से ज्यादा मरीज भर्ती थे। इतने रोगियों को देखने से डॉक्टर को कब फुर्सत मिलेगी। सुबह माँ को नली द्वारा खाना नहीं दिया जा सका। लगभग 11:30 बजे के आसपास डॉक्टर केबिन में आए। पुरानी कहावत है कि वृषभ का क्रोध महादेव से ज्यादा है। ठीक उसी प्रकार नर्स नागिन की तरह फुफकार रही थी। यद्यपि ये जान पहचान वाली नर्स थी, फिर भी उसका व्यवहार पूरी तरह से रुक्ष था। विगत 4 दिनों में भैया ने उसको 8-10 कोल्ड ड्रिंक पिला दिए थे। इसके बावजूद भी उसका मिजाज ठंडा नहीं हुआ। वो नया डॉक्टर भी अच्छे स्वभाव का नहीं था। वो संवेदनहीन था। पहले वाले डॉक्टर की तुलना में वो सीनियर था तथा उसकी खूब प्रैक्टिस चलती थी। 6 महीने पहले यही डॉक्टर उनके घर भी आए थे माँ को देखने के लिए। उस डॉक्टर के आने से पहले अस्पताल में माँ के कई स्वास्थ्य संबंधी परीक्षण कराए जा चुके थे। कई बार दवाइयाँ बदली गई। उस वजह से मेडिकल रिपोर्ट का ढेर जमा हो गया था। इस डॉक्टर साहब ने सारी रिपोर्टों को नीचे फेंक दिया और कहने लगे, बताइए क्या बीमारी है? भैया बतलाने लगे।
2 साल से माँ की दिमागी हालत ठीक नहीं है। वो किसी को भी पहचान नहीं पा रही हैं। कभी दिन भर खाती रहती हैं तो कभी 8-10 दिन तक मुंह में एक दाना भी नहीं डालती हैं। 4 दिन पहले माँ को बुखार आ गया और वो धड़ाम से नीचे गिर पड़ी। उसके बाद वो खड़ी नहीं हो पाई। भैया विस्तार पूर्वक डॉक्टर को माँ के बारे में बताते जा रहे थे। तभी डॉक्टर ने बीच में उनको रोका और पूछने लगे, स्मृति विभ्रम के लिए क्या क्या दवाई दी जा रही है? भैया कहने लगे, आपको पूछकर माँ को एक बार नींद की कुछ दवाइयाँ दी थी, उसके बाद और उनको कहीं नहीं दिखाया। अच्छा सर, माँ ने नाक वाली नली बाहर निकाल दी है, कृपया उसको लगवा देते। सर्जरी डॉक्टर को कहिए। कहकर डॉक्टर वहाँ से बाहर निकल गए। सुबह से ही डॉक्टरों के पीछे भागते भागते भैया थक चुके थे और काम नहीं होने की वजह से वे दुखी हो गए थे। 12 बज चुके थे मगर माँ के पेट में हॉर्लिक्स मिले दूध की 2 बूंदें भी नहीं जा पाई थी। अनुभा अपने आप को दोषी मान रही थी। भैया से आखिरकार रहा नहीं गया। वे अपने पुराने डॉक्टर के घर जाकर किसी तरह मनाकर केबिन में ले आए थे। डॉक्टर ने नली को लगा दिया और कहने लगे, कल एक और बोतल खून चढ़वा दीजिए। डॉक्टर अनुभा की तरफ देखकर पूछने लगे, मुझे लगता है आपकी माँ का चेहरा पहले से थोड़ा अच्छा लग रहा है। यही देखने के लिए मैंने बहुत देर तक मेडिकल किताबों का अध्ययन किया। कोल्ड ड्रिंक पीते हुए डॉक्टर ने कहा। शायद आज उनका मूड ठीक लग रहा था। मेडिकल रिपोर्टों को अपने हाथ से पलटते हुए कहना जारी रखा। ट्रीटमेंट चलते हुए 1 सप्ताह हो गए हैं, इसलिए इस इंजेक्शन को और देने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक काम कर लीजिए, खून की 1 बोतल और चढ़वा दीजिए, फिर देखते हैं आगे क्या करना है। माँ की दिमागी हालत के बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं बताया और भैया की तरफ देखकर केबिन से बाहर चले गए। 8 दिन हो गए थे भैया को ऑफिस से छुट्टी लिए हुए। अकेले सारी दौड़ धूप कर रहे थे। उनकी छुट्टी का समय भी बीता जा रहा था। माँ की तबीयत में कोई सुधार परिलक्षित न होता देख ऐसा लग रहा था मानो समय भी वहाँ आकर रुक गया हो। अच्छे डॉक्टर भी किसी भी नतीजे पर नहीं पहुँच पा रहे थे। इधर अनुभा का मुंबई लौट जाने का समय नजदीक आ गया था। बच्चों का स्कूल खुलने वाला था और वहाँ रुकना उसके लिए संभव नहीं था। 3 टिकट पहले से बने हुए थे। अब वो और इंतजार नहीं कर सकती थी, मगर फिर भी उसके मन में एक जिज्ञासा इस बात को लेकर बनी हुई थी कि ऐसा क्या कारण हो सकता है कि डॉक्टर ने खून की 1 और बोतल चढ़ाने का परामर्श दिया। अब ये खून और कौन देगा? क्या दीदी को फिर से बुलाया जाए? उसका ब्लड ग्रुप माँ के ग्रुप से मेल खाता था। अनुभा के शरीर में तो पिताजी के ग्रुप का खून था। पहली 2 बोतलें तो भैया और छोटी बहन ने दे दी थी, इसलिए इस तरफ सोचने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। मगर तीसरी बोतल, इसके लिए भैया अस्पताल के रक्त बैंक में भी गए थे, मगर उन्हें निराशा हाथ लगी। तभी अनुभा के 4 दिन पूर्व मनु भाई के साथ हुई बातचीत याद आई। वो कह रहे थे कि खून की व्यवस्था आराम से हो जाएगी, क्योंकि वो रोटरी क्लब के एक वरिष्ठ सदस्य हैं। कहीं ना कहीं से व्यवस्था हो ही जाएगी। अनुभा छोटी बहन को साथ लेकर उनके घर गई तथा सारी बातें बताई। सब बातें सुनने के बाद मनु भाई अपने वचन से पलट गए और कहने लगे, अरे इतनी जल्दी ब्लड कैसे मिल पाएगा? मैं दे देता, लेकिन अभी 18 बार दे चुका हूँ। ठीक है, देखते हैं। अब घर आई हो तो कुछ व्यवस्था तो करनी ही पड़ेगी। मैंने तो आपको 4 दिन पहले से बोल रखा था, कल तो जरूरत है और अब कब मिलेगा? नहीं, जुगाड़ नहीं हो पाया था। मनु भाई ने टीवी देखते देखते उत्तर दिया। अनुभा के समझ में आ गया कि मनु भाई और कुछ भी नहीं करने वाले हैं। जब वो लौट कर आ रही थी तभी उनकी मुलाकात मनु भाई के बड़े भाई बुन्नू से हो गई। अनुभा ने उनको भी ब्लड ग्रुप की जरूरत के बारे में बताया तथा उनके ब्लड ग्रुप के बारे में जानने की इच्छा प्रकट की। बुन्नू भाई कहने लगे, मेरा ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है। ये सुनकर अनुभा के मन में आशा की एक नई किरण जागी और कहने लगी, माँ का भी ए पॉजिटिव है। डॉक्टर चाह रहे हैं कि 1 और बोतल खून की दे दिया जाए। क्या आप? घबराकर बुन्नू भाई तोतले स्वर में बोले, मैं दे देता, मगर मेरा खून किसी काम का नहीं है। मेरी उम्र 50 से ज्यादा हो गई है और इस उम्र में सारा खून तो पानी हो जाता है। बुन्नू भाई की बातों को अनसुना कर अनुभा अस्पताल लौट आई। छोटा भाई तो पहले से ही अपनी नौकरी पेशे वाली जगह पर चला गया था, इसलिए उसके ब्लड ग्रुप के बारे में तो कोई जानकारी ही नहीं रही। अनुभा के अपने अन्य भाई बहनों के ब्लड ग्रुप के बारे में पता नहीं था। अगर पता होता तो वो क्या कर लेती? पास में तो कोई भी ना था। आखिर थक हार कर अनुभा ने घर में जाकर दोनों भाभियों को कहा, चलिए आप लोग भी अपना ब्लड ग्रुप चेक करवा लेते हैं। दोनों में से किसी ने भी अनुभा की बात पर ध्यान नहीं दिया। पास में अनुभा का भतीजा भी खड़ा था। वो अपनी माँ से कहने लगा, माँ आप लोग दादी को खून क्यों नहीं दे रहे हैं?
उसकी माँ सीधे रसोई घर में चली गई और वहां से कहने लगी, ए बेटा, मेरा खून तो पानी हो गया। मतलब? अनुभा अपनी हंसी को रोक नहीं पाई। अगर खून पानी हो जाता तो आप ऐसे घूम फिर पाती? उससे पहले कि अनुभा छोटी भाभी को कुछ कहे, पहले वही कहने लगी, मेरे शरीर में तो खून की कमी है। डॉक्टर ने खून बढ़ाने के लिए आयरन टॉनिक भी लिखे हैं। उस दिन अनुभा ने उस बात का अनुभव किया कि लोगों में रक्तदान के बारे में कितनी गलत धारणा है और डर व्याप्त है। वह सोचने लगी, शायद इंसान से ज्यादा और कोई स्वार्थी और संकीर्ण दिमाग वाला प्राणी इस धरती पर नहीं होगा। उसने तय किया कि वो अपने खून का विनिमय करके माँ के ग्रुप का खून अवश्य जुगाड़ करेगी। ब्लड ग्रुप में जाकर उस बाबत अपने पूर्व परिचित डॉक्टर और फार्मासिस्ट से सलाह लेने लगी। ठीक है, कोई आएगा तो हम आपको बता देंगे, फिर भी आप अपने स्तर पर प्रयास जारी रखिए। अगर कोई आपसे बी लेकर ए देना चाहे तो हमें बताइएगा। अनुभा निरुत्साहित होकर कहने लगी, इतने बड़े हॉस्पिटल में किस किस से पूछूंगी, किसको जाकर बोलूंगी? बी पॉजिटिव का खून लीजिए और ए पॉजिटिव का खून दीजिए। अरे, आप अस्पताल में क्यों खोजेंगे? जाइए 2-4 सामने वाली दुकान में खबर कर दीजिए। देखते देखते 1 घंटे के भीतर खून की व्यवस्था हो जाएगी। भैया जाकर सामने की 2-4 दवाइयों की दुकान में रक्त विनिमय के बारे में बताकर आ गए। वास्तव में आधा घंटा भी नहीं बीता होगा कि एक आदमी केबिन में पहुंच गया और कहने लगा, सर, कौन भी पॉजिटिव खून देंगे? मैं, अनुभा, चहक कर कहने लगी, आपके पास ए पॉजिटिव वाला खून है? पूछने के बाद अनुभा बड़ा संकुचित अनुभव कर रही थी कि वो कैसा व्यापार। इस आदमी के माँ बाप या पत्नी किसी के जिंदा रहने के लिए खून की जरूरत होगी। ऐसे में सीधा बोलना शायद उचित नहीं था। व्यस्तता में आदमी ने उत्तर दिया, हाँ, ए पॉजिटिव मिल जाएगा। हमारे पास एक आदमी है, उसको लाने के लिए मैंने अपनी जान पहचान वाले को भेज दिया है। वो आदमी खून देने के लिए राजी होगा? हाँ मैडम, वो रिश्ते में मेरा साला लगता है, मेरी खातिर इतना क्यों नहीं करेगा? अनुभा मन ही मन हंस रही थी कि एक बोतल खून के लिए कहाँ कहाँ खाक नहीं छानी, मगर अब आशा की इस नव किरण को देखकर वो आश्वस्त हो गई और बेचैनी से उस आदमी के आने का इंतजार करने लगी। इसलिए दोपहर को वो खाना खाने के लिए अपने घर भी नहीं जा पाई। इधर बी पॉजिटिव खून चाहने वाला आदमी बार बार केबिन में आकर अनुभा को देखने लगता। मैडम, आप हैं ना? मैं तो हूँ, पर आपका आदमी? अनुभा कहने लगी, देख रहा हूँ मैडम, अभी तक तो उसको आ जाना चाहिए था। अब तक भैया ब्लड बैंक के 2-4 चक्कर काट चुके थे, परंतु वहाँ ना तो कोई खून विनिमय करने के लिए आया था और ना ही देने के लिए। लगभग 3 बजे अनुभा अपने घर जाकर कुछ खाना खाकर आ गई। मानो अंतहीन हो गया था वो इंतजार। दिन ढलकर शाम होने जा रही थी, फिर भी वो आदमी कहीं दिखाई नहीं दिया। अनुभा ने सोचा, और ज्यादा इंतजार करने में कोई लाभ नहीं है। अगर माँ के लिए खून नहीं भी मिलता है तो भी वो अपना खून उस आदमी को दे देगी। बेचारा कितनी आशाएं लिए उसके पास दौड़ा आया था। अनुभा भैया से कहने लगी, माँ के लिए खून की व्यवस्था नहीं होने पर भी मैं उस आदमी के लिए अपना खून देना चाहती हूँ, आपकी क्या राय है? भैया शांत लहजे में बोले, देगी। शायद ऊपर वाले को अनुभा की उस त्याग प्रवृत्ति का ही इंतजार था। जैसे ही उसने मन में स्वेच्छा से खून देने का निर्णय किया, वैसे ही वो आदमी अपने साथ खून देने के लिए अपने साले को लेकर पहुंच गया। अनुभा खुश हो गई थी। जो भी हो, सारी समस्याओं का निदान हो गया। छोटी बहन को माँ के पास छोड़कर अनुभा भैया के साथ ब्लड बैंक चली गई। वहाँ उन दोनों के ब्लड का परीक्षण किया गया तथा दोनों का वजन भी चेक किया गया। उसके बाद औपचारिक लिखी पढ़ी व अन्य काम समाप्त होने के बाद कहीं अनुभा नर्वस ना हो जाए, इसलिए उसको खाने के लिए मिठाई और पानी के लिए दूध दिया गया। अनुभा हंस रही थी। वह मन ही मन सोच रही थी कि क्या उसको सूली पर चढ़ाया जा रहा है। भैया ने उसको बात मान लेने के लिए कहा। तभी छोटी बहन ने एक अनजाने लड़के के साथ जल्दी आने के लिए खबर भेजी कि माँ की तबीयत बहुत बिगड़ती जा रही है। भैया ने कहा, ठीक है, हम लोग पहुँच रहे हैं, पहले ब्लड वाला काम पूरा हो जाए। जैसे ही अनुभा के खून देने का काम पूरा हुआ, वैसे ही दोनों बिना एक पल रुके दौड़ते हुए माँ के पास पहुँच गए। प्रतीक्षा करती निराश होती छोटी बहन उनको देखते ही कहने लगी, देखिए तो भैया, माँ अपनी कमर किस तरह बार बार ऊपर उठा रही हैं। पता नहीं उनको क्या हो गया, शायद पैखाना हुआ होगा। नहीं, पैखाना नहीं हुआ है। अच्छा ठीक है, डॉक्टर को बुलाते हैं। भैया ने धीरे से माँ को उठाकर बैठा दिया। उन्होंने देखा कि माँ की कमर के दोनों तरफ चमड़ी निकलकर लाल घाव हो गए। छोटी बहन डरते हुए कहने लगी, बेड सोर, ये तो उनकी पूरी पीठ में फैल जाएगी।
मेरी सास को भी बेटसोर हुए थे। मैं 1 महीने तक खूब परेशान हुई थी। अनुभा को उस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वो घबरा कर धम से कुर्सी पर बैठ गई। तो फिर क्या किया जा सकता है? घाव देखने से ही डर लग रहा है। कैसे ठीक होंगे? छोटी बहन कहने लगी, ये घाव कहाँ ठीक होते हैं। जब एक घाव सूखेगा तो दूसरा घाव तैयार हो जाता है। उसकी बातें सुनकर भैया का चेहरा पीला पड़ गया और वे कहने लगे, गीता, तू सच बोल रही है? माँ को दाईं करवटें सुलाकर कुछ समय तक वे तीनों चुपचाप बैठे रहे। कुछ देर बाद छोटी बहन फिर से अपनी सास के बेटसोर के बारे में जितनी उसको जानकारी थी ये बताने लगी। अनुभा उसकी बातें सुनकर भयभीत होने लगी। छोटी बहन उसको डरते देख कहने लगी, डरने की कुछ भी बात नहीं है। घाव को हमेशा हवा की दिशा में रखना पड़ेगा। पाउडर लगाकर रखने से और नहीं फैल पाएंगे। वार्तालाप के बीच में से भैया उठकर कहीं बाहर चले गए और 10 मिनट के बाद एक आदमी को लेकर साथ लौट आए। वो आदमी उनका पुराना दोस्त था। उनकी एक दवाई की दुकान भी थी। वो कहने लगा, दिखाइए कहाँ बेटसोर हुआ है। माँ की कमर पर से कपड़ा हटाकर भैया उसको दिखाने लगे। ओह, ये तो शुरुआत है। मलहम लगाकर खुला करके रखेंगे। मेरी दादी को भी बेटसोर हुए थे तो खूब पैसे खर्च हुए थे। 6 महीने तक 50 रुपए का एक कैप्सूल दिन में 3 बार, हर दिन 150 रुपए खर्च आता था। 150 रुपया? भैया ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। मेरी दादी भी इसी तरह कोमा में पड़ी हुई थी। अनुभा ने पूछा, कोमा में? कोमा में आदमी कितने दिनों तक पड़ा रहता है? साल 2 साल भी हो सकता है। उस आदमी की बातें सुनकर तीनों स्तब्ध रह गए, मानो अब माँ के इस बोझ को संभालते संभालते वे लोग थक चुके थे। एक एक कर माँ को देखने के लिए घर वालों और रिश्तेदार आना शुरू हुए, परंतु उन तीनों ने एकदम मौन व्रत धारण कर लिया। किसी से कुछ भी बातचीत नहीं की। लगभग 8 बजे रात को भैया ने कुर्सी में बैठकर जम्हाई लेते हुए कहा, अन्नू, आज रात को मैं और नहीं रुक पाऊंगा। बहुत कष्ट हो रहा है। भैया, अगर आप इस तरह टूट जाएंगे तो फिर हम लोग क्या करेंगे? छोटी बहन ने कहा, अस्पताल में माँ की देखभाल करते हुए बड़े भैया को बहुत दिन हो गए हैं। अब वे बुरी तरह थक भी चुके हैं। आज छोटा भाई भुवनेश्वर से घर आता ही होगा। छोटे भाई और छोटी भाभी को आज रात में यहाँ रहने के लिए कह देते हैं। अनुभा सोच रही थी, माँ छोटे बेटे को बहुत ज्यादा प्यार करती थी, लेकिन क्या वो माँ को देखने के लिए रात में अस्पताल में जाग पाएगा? बचपन से ही वो बड़े लाड प्यार में पला है। वो कभी भी रात में यहाँ रहने के लिए तैयार नहीं होगा। लग रहा है भैया को ही ये सब कष्ट सहन करने पड़ेंगे, क्योंकि वे अपनी तकदीर में लिखवा कर लाए हैं। घर में सबसे ज्यादा धैर्यवान बड़े भैया थे। वो भी बेटसोर का नाम सुनते ही ऐसे टूटे कि वहाँ रहने का उनका मन ही नहीं हो रहा था। नाक में फिट की हुई रॉयल ट्यूब के सहारे सिरिंज के द्वारा खाना खिलाना, पानी जैसे बहने वाले पतले मल को साफ करना, और ऊपर से बचा था तो ये बेटसोर भी। अनुभा भैया की मानसिक स्थिति का आकलन करते हुए कहने लगी, कल हम माँ को खून की बोतल चढ़ाने के बाद घर ले जाएंगे। डॉक्टर भी तो अभी तक किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। पहले तो वे कह रहे थे कि माँ की ब्रेन में खून का संचरण रुक गया है। अभी तक उनको किसी सही बीमारी का भी पता नहीं चला है। अभी कह रहे हैं ओल्ड एज सिम्टम है। माँ की उम्र ज्यादा होने के कारण ये सब हो रहा है। उसको अस्पताल में रखकर गिनी पिंग की तरह इधर से उधर क्या रखा है माँ के शरीर में, जो उसको सुई से छेद छेद करके इतना कष्ट दिया जाए। 4 दिन बाद मुझे भी मुंबई जाना होगा। गीता को आए बहुत दिन हो गए हैं। उनके पति भले ही कितने अच्छे आदमी हो, मगर अकेले रहने में उनको भी तो परेशानियां हो रही होंगी। बेचारे खुद खाना बनाकर ऑफिस जाते होंगे। गीता भी कितने दिन तक यहाँ बैठी रहेगी। आपकी भी छुट्टी पूरी होने वाली होगी, और कितनी रातें आप जाग पाएंगे। माँ को घर ले जाने से सब थोड़ा थोड़ा समय निकालकर देखभाल कर पाएंगे। एक लंबे भाषण को समाप्त करने के बाद अनुभा एकदम मौन हो गई, मानो माँ उसके लिए भी अब एक अनसुलझी पहेली बन गई हो। अनुभा स्वयं ही माँ को अस्पताल में भर्ती करवाने के लिए आगे आई थी, और अब वो खुद ही घर ले जाने की बात कह रही थी। पहली बार उसने थोड़ा बहुत समय माँ को दिया था, पर ना माँ ठीक हो पाई और ना ही मुक्त, केवल एक लंबी प्रतीक्षा। इसका मतलब क्या माँ उसी के आने का ही इंतजार कर रही थी? अस्पताल के बरामदे में बैठे पिताजी शायद उसकी बात को सुन रहे थे। केबिन के भीतर आकर उदास स्वर में पूछने लगे, माँ को क्यों घर ले जाओगे? क्या उसकी अवस्था में कोई सुधार नहीं आ रहा है? पिताजी के चेहरे और आवाज में एक दुखी आदमी का दर्द स्पष्ट झलक रहा था। अभी तक अनुभा अपने पिताजी को समझ नहीं पाई। माँ के लिए उसके हृदय में किसी कोने में छुपा हुआ थोड़ा सा प्यार, जिसको आज तक अनुभा ने नहीं देखा था।
एक पुरुष व्यक्तित्व के अंदर छुपा हुआ है निर्मल प्रेम चारों ओर बिखरने का वो प्रयास कर रहे थे, जिसे अनुभा देख ना सकी। शायद माँ को कष्ट होगा, यही सोचकर उसकी आंखों को ऑपरेशन करवाने के लिए उन्होंने मना कर दिया। शायद इलेक्ट्रिक शॉक के डर से किसी मनोवैज्ञानिक डॉक्टर के पास वो लेकर नहीं गए। इसलिए अनुभा ने क्या किया, सारे माहौल को बदलकर माँ को अस्पताल में भर्ती करवा दिया। चलती फिरती माँ को कुछ ही दिनों में एक सरीसृप बना दिया। सभी भाई बहन यही कह रहे थे कि माँ तो केवल उसका ही इंतजार कर रही थी, और अनुभा खुद भी ये सोच रही थी कि माँ उसको देखकर अपनी आंखें सदा सदा के लिए मूंद लेगी, जैसा कि अक्सर फिल्मों में होता है। अब माँ को किसका इंतजार है? अगर वो ठीक भी हो जाएंगी, उठकर खड़ी होने लगेंगी, चलने फिरने लगेंगी, तो भी क्या लाभ मिलेगा? ऐसे ही जंगलियों की भांति इधर उधर घूमेंगी और लाश बनकर बिना कुछ खाए पिए अपना जीवन बिताएंगी। अगर माँ जिंदा भी रह गई तो उसमें से वो पुरानी माँ तो लौट कर नहीं आ पाएंगी। माँ तो उनके जीवन से बहुत दिन पहले ही चली गई थी। बहुत दिन बीत गए, माँ को सबके लिए अर्थहीन हुए। माँ को इस बात का भी एहसास नहीं कि उसके चारों तरफ हो हल्ला करते हुए चक्कर काटने वाले सब उसके बेटे बहू पोता पोती हैं। बहुत दिन हो गए अनुभा ने अपनी माँ को खो दिया। उसके जीवन में कहीं और माँ का नामो निशान ना था। वो तो कब से मर चुकी है। सोचते सोचते अनुभा भबक कर रो पड़ी। उसको रोते देख छोटी बहन भी विलाप करने लगी। भैया थक कर पता नहीं कब से कुर्सी पर बैठे बैठे सो गए थे। अनुभा ने अपने आंसुओं को पोंछते हुए देखा कि पिताजी के गाल के ऊपर बहते हुए आंसुओं की धारा। ये आंसू है या प्रेम? अनुभा ने माँ के शरीर के ऊपर से अपना हाथ घुमाया। मन ही मन वो कहने लगी, तू जा माँ, तो इस संसार को छोड़कर उठ जा। अब ये संसार तुम्हारा नहीं है, तू भी अब किसी की नहीं रही। जा तू किसी दूसरे संसार के लिए उठ जा। परंतु माँ बहुत हठधर्मी होकर अनुभा की बातों को अनसुनी कर ऐसे ही पड़ी रही। अभी भी माँ के गले के पास एक नाड़ी धड़क रही थी। अभी आप सुन रहे थे ये पुस्तक बक ब्लू पर। आपको ये किताब कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। साथ ही स्क्रीन पर दिए गए सभी प्लेटफॉर्म्स पर हमको फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।